स्टार्ट नाउ। आज हम लोग करेंगे डिस्कस एसी का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने किया था एसी का फर्स्ट पार्ट यानी ऑन आरएमएस एवरेज, और हमने एक सर्किट किया था, दैट वाज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। आज हम लोग दो और सर्किट पहले करेंगे और फिर एक मिक्स सर्किट करेंगे। दो सर्किट क्या है ना, पहला तो है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला टर्म। इसमें क्या होगा, ये हो गया एसी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होता है जरा ध्यान से देखो। पहली बात तो ई तो एज यूजुअल ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर कैपेसिटेंस सी होता है तो जो चार्ज होता है वो क्या होगा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट साइन ओमेगा टी नॉट इज इक्वल टू सी इनटू ई। ओके, क्यू इज इक्वल टू सी ई साइन ओमेगा टी देन इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। ये हो गया इसका नेट। अब देखो ये हो गया चार्ज, Q is equal to C E naught sin omega t। इसको डिफरेंशिएट करो तो करंट लिक्विडिटी तो I हो जाएगा क्या, इसको डिफरेंशिएट करो तो ओमेगा बाहर आएगा और देखो cos ओमेगा t हो जाएगा, यानी हो जाएगा E naught by 1 by omega C cos ओमेगा t। इसको हम कैसे लिखें ना, ये जो चीज लिखा है मैंने अभी, ये लिखा है 1 by omega C लिखा है ना, तो ये इसको लिखेंगे एज x c sin therefore I is equal to I sin सर 1/ओमेगा c कैसे आया? वो एक्चुअली देखो जब इसको डिफरेंस डिक्विडिटी होगा तो डिक्विडिटी में क्या क्या आएगा, देखो एक तो सी नॉट आएगा, यस सर। और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा t। तो ओमेगा Yes. बाहर, यानी क्या आ गया ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। सर समझ गए। तो उसमें से ओमेगा सी को नीचे लेगा तो 1 बाय ओमेगा सी आ गया, इसी ऊपर चला जाता, अदरवाइज यस सर यस। इसी इतना अजीब तरह से क्यों लिखा, इसको तो ठीक ही था ओमेगा नॉट ई सी करके तो ठीक था। एक्चुअली पता क्या ना कि मैं करंट को विजुलाइज करना चाहता हूं एज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब चक्कर क्या ना, ये रेजिस्टेंस तो है नहीं, ये तो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटर कोई रेजिस्टर तो है नहीं, लेकिन इसका प्रॉपर्टी रेजिस्टर जैसे है, इसलिए इसका नाम रेजिस्टेंस ना देके इसका नाम थोड़ा अलग दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इंडक्टर का भी होता है, रिएक्टेंस कैपेसिटर का भी होता है, तो ये जो इसलिए इसका नाम हो गया एक्ससी, यानी एक्ससी हो गया x is 1 by omega c, so that is called reactance of capacitor, ठीक है। देखो we call the reactance of capacitor। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहूंगा, रिएक्टेंस बाय द वे क्या है ना, इट इज द ऑपोजिशन ऑफ कैपेसिटर टू करंट, so that way it is playing a role similar to that of resistor। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमने लास्ट क्लास में किया था, उसमें रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है,
यहाँ पे कैपेसिटर भी एज इफ की कुछ एक टाइप का अपोजिशन कर रहा है, पर वो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर है, इसलिए इसका नाम थोड़ा अलग दिया है, पर इसका यूनिट वो ओम ही होगा, इसका यूनिट है। तो करंट क्या आ गया ना, वोल्टेज अपॉन ओम, करंट का फॉर्मेट बन गया ना। Yes, sir. ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। तो ये आ गया एक्सी का हिसाब किताब। अच्छा, एक्सी का वेरिएशन क्या है? ओमेगा एक्सी। तो जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना एक्सी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? So come. कम होगा। और जितना ओमेगा कम होगा उतना ज्यादा होगा, यानी कैपेसिटर सर्किट किस टाइप के एसी को ज्यादा अपोज करता है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी या लो फ्रीक्वेंसी एसी? So extend 2 pi by t frequency. So low frequency. लो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा अपोज करता है, इसलिए इसका देखो अपोजिशन ज्यादा है ओमेगा। या तो देखो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है फिर, कैपेसिटर opposes low frequency AC more than यानी अगर कैपेसिटर लगा दो और अगर एसी का फ्रीक्वेंसी हाई कर दो तो करंट अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि करंट, क्योंकि अगर मान लो ओमेगा हाई होगा यानी एक्सी लो होगा, करंट हाई होगा। एक्सी होता है अपोजिशन टू करंट बाय ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। अगर अपोजिशन कम होता है तब ना करंट ज्यादा होता है। तो अपोजिशन कब कम होता है? जब ओमेगा ज्यादा होता है। ये सारा चेन की तरह फॉलो करो। ओमेगा ज्यादा हो गया तो 1 बाय ओमेगा सी कम हो गया, 1 बाय ओमेगा सी कम मतलब एक्सी कम, एक्सी कम मतलब अपोजिशन कम, अपोजिशन कम मतलब करंट ज्यादा। ये चीज है। ठीक है, आई होप इट्स ओके ना। अच्छा, अभी एक चीज और भी है, कैपेसिटर में देखो कोई रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी नहीं होता। कैपेसिटर क्या करता है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो देखना क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। तो जब एनर्जी बढ़ता है तो पावर पॉजिटिव होता है, जब एनर्जी घटता है तो पावर नेगेटिव। इसलिए देखना आधे टाइम पावर पॉजिटिव होगा, आधे टाइम पावर नेगेटिव होगा, किसमें, कैपेसिटर। और उस चक्कर में क्या होता है, एवरेज पावर जीरो होता है। इसलिए एवरेज पावर वन साइकिल नेट पावर जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आधे टाइम वो एनर्जी को स्टोर करता है, फिर आधे टाइम रिलीज करता है, फिर आधे टाइम स्टोर करता है, फिर आधे टाइम उसको रिलीज करता है। ये चक्कर। ठीक है, देखो अच्छे से। अब आ जाओ इसका फेजर डायग्राम। ध्यान रखना इसमें देखो, करंट का ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 फेज है और वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, यानी Yes. करंट ज्यादा है, यानी आई इज अहेड। हम लिखते हैं इस तरीके से, आई बाय पाई बाई, यानी ई टाइम्स आई बाय आई लीड्स ई बाय पाई बाई 2, और ये भी कह सकते हो ई लैग्स आई बाय पाई बाई। ठीक है, देखो अच्छे से।
ठीक है, Yes. डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो ऐसे और मान लो ये वोल्टेज हो गया E नॉट, ठीक है, ये क्या है ओमेगा, समझ में आ गया। और अगर तुम स्टैटिक वाला ड्रॉ करोगे, जो एक और ड्रॉ किया था मैंने, वो ऐसे रहेगा E नॉट और ये I, ये सारा हो, ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, as far as current and voltage is concerned, ये भी important है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अगर तुम प्योर रेजिस्टिव को देखते हो, करंट एंड वोल्टेज पता है कैसे होता है, ऐसे ये अगर वोल्टेज हुआ ना, देखना करंट ऐसे हो, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसका मतलब क्या है कि जिस समय वोल्टेज ज्यादा उस समय करंट भी ज्यादा, ये देखो वोल्टेज ज्यादा उस समय देखो करंट ज्यादा, फिर जब वोल्टेज जीरो हो तो करंट जीरो, यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे को फॉलो करता है, किसमें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। कैपेसिटेंस में ऐसे नहीं होता, कैपेसिटेंस में कैसे होगा, कैपेसिटेंस में ऐसे होगा। कैपेसिटर पाई बाई टू आ गया, इसलिए उसका जो पैटर्न होगा थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, देखो इसमें अलग हो रहा है, इसमें जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट नहीं बढ़ रहा, ये देखो वोल्टेज देखो बढ़ रहा है, दो करंट घट रहा है, क्यों, ये आउट ऑफ फेज है, ये पाई बाई टू फेज पीछे आगे आगे पीछे है, करंट आगे है वोल्टेज पीछे है। और रेजिस्टिव से प्योर रेजिस्टिव में क्या होता है, कोई फेज का डिफरेंस ही नहीं, फेज डिफरेंस नहीं होने का मतलब होता है एक दूसरे को फॉलो करना, और फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आगे पीछे अलग अलग होना, जैसे ये आगे चला गया तो ये पीछे रह गया, इस तरीके से। इसलिए देखो जब एक का पीक हुआ तो दूसरे का पीक नहीं, ये देखो वोल्टेज जब बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे गया तो करंट घटते घटते जीरो पे आया एंड सो ऑन, इसलिए उसका जो वेरिएशन का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट एल। तो एल वाले में मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अब तो वो हो गया। प्योर इंडक्टिव सर्किट कैसे को ना, ये हो गया सर्किट
ये इंडक्टर आई बनता है, वो बनता है ई नॉट बाई ओमेगा एल इनटू साइन आई नॉट क्या हो गया फिर ई नॉट बाई ओमेगा एल, तो इसका एक्स एल क्या होगा ओमेगा एल, और एक्स एल वर्सेस ओमेगा कैसे ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, एक्स एल तो ओमेगा एल है यानी ओमेगा का प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगी। ठीक है चेक करो। अच्छा ये तो हो गया एक्स एल, और क्या है ये तो हो गया वोल्टेज और करंट है ना, और हम पावर की बात करेंगे तो पावर एवरेज इसमें भी जीरो है। यानी अगर मान लो मैं पूछूंगा कि इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी को एसी को अपोज करता है लो फ्रीक्वेंसी, So high. हाई, यानी क्या लिखेंगे हाई, तो इसमें ओमेगा न्यूमरेटर में क्यों है, मतलब न्यूमरेटर में क्यों नहीं है, डिनोमिनेटर में कैसे आया? नहीं वो तो इंटीग्रेट करना पड़ता है ना इसमें, क्योंकि एल डी आई डी टी होता है, इस बार इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में सारा फैक्टर्स नीचे आता है, जैसे Yes, sir. डिफरेंशिएट करो तो फैक्टर्स बाहर रहता है ऊपर रहता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है नीचे रहता है ना, Yeah, yes, sir. तो इसलिए नीचे आ जाता है ओमेगा। तो इसका जो ओमेगा के हिसाब से देखो, यानी इंडक्टर अपोजेस हाई फ्रीक्वेंसी एसी, यानी समझो कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी एसी को अपोज ज्यादा करता है और इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ज्यादा अपोज करता है, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा एज फार एज ग्राफ इज कंसर्न, तो जो वोल्टेज है वो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो तो ऐसे हो गया, करंट का कैसे होगा वो देखो, करंट का हो जाएगा इस बार थोड़ा सा अलग, ठीक है। Yes, sir. इसका भी याद रखना एवरेज पावर जीरो। अब इसका वो आ जाओ फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, ये वोल्टेज का मान लो है, ये मान लो करंट का है। तो अगर किसी भी वक्त तुमको वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और ये हो गया करंट के लिए।
ठीक है, चेक कर लो। Yes, sir. और इसका जो दूसरा वाला फेजर डायग्राम है वो कैसे होगा, ये ई नॉट क्या आई, तुम्हें आ रहा Yes, sir. देखो आई पीछे है, यानी इसको मैं स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, जैसे पिछले बार क्या लिखा था, आई लीड्स ई बाई पाई बाई 2, इस बार लिखूंगा आई लैग्स ई बाई, और नहीं तो लिखो ई लीड्स आई बाई। ये जो मैंने बताया ना, ये सारा है इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज कि एक एक का क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन जब असली सर्किट होता है उसमें क्या होता है, सब कुछ रहता है, यानी उसके अंदर वो भी रहेगा, ठीक है ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी रहेगा, इंडक्टर भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिर RLCAC से, ठीक है ना। तो कैसे रहेगा, ठीक है, तो क्या RLCAC सर्किट। अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसका जो अपोजिशन होता है, अब इसका नाम रिएक्टेंस भी नहीं है, तो इसमें रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस के अलावा वो भी है, तो सब मिक्स हो गया। अब रिएक्टेंस भी नहीं कह सकते हो, रेजिस्टेंस भी नहीं कह सकते हो, इसलिए एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंपीडेंस। इट विल बी नाउ कॉल्ड एज इंपीडेंस। इंपीडेंस का क्या हिसाब किताब होगा, है ना, तो वो है Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये हो गया Z, ये हो गया इसका अपोजिशन, यानी अब I क्या होगा, देखो E तो E नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जो होता है ये होगा E नॉट साइन ओमेगा। ये जो I होगा उसमें क्या होगा, अब एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये जो करंट है, जो करंट है, रेजिस्टर क्या करता है, सेम फेज पे ले जाना चाहता है वोल्टेज के, कैपेसिटर क्या करता है, उसको 90 डिग्री आगे करना चाहता है, इंडक्टर क्या करना चाहता है, 90 डिग्री पीछे। अब सब लोग अपना अपना ताकत से काम करेंगे, तो किसी का ताकत ज्यादा होगा तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा अपने हिसाब से सर्किट को चलाना, तो देखो अब मिक्स्ड ताकत बन गया। मिक्स ताकत में ना जीरो हो पाता है, ना प्लस 90 हो पाता है, ना माइनस 90 हो पाता है, जनरली क्या होता है, कुछ ना कुछ आगे पीछे होता है, लेट्स कॉल इट एज अ जनरल एंगल फाई। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, I is equal to नॉट बाई Z sin omega t plus phi, where tan phi is equal to XC minus XL by R. Where tan phi is equal to XC minus XL by R. तो ऑब्वियसली XC मतलब कैपेसिटेंस वाला, XL मतलब इंडक्टेंस वाला, और R हो गया रेजिस्टेंस वाला, ठीक है ना, ये होता है। और Z क्या है, ये तो इसको जनरली एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तो हो गया, एक तो हो गया वो सर्कल वाला डायग्राम, वो भी एक फेजर डायग्राम है, तो वो कैसे होगा,
तो चलो ये मान लेते हैं कि सपोज करंट आ गया है, तो क्या होगा, ऐसे होगा डायग्राम। ये वोल्टेज हो गया ई नॉट, ये ओमेगा टी, और करंट यहाँ पे ये चीज। तो अगर किसी भी वक्त वोल्टेज चाहिए तो ये हो गया, किसी वक्त करंट चाहिए तो यह। तो आईटी और ये सब कैसे आएगा वो तो बता ही दिया मैंने, और tan phi वगैरह भी बता दिया मैंने। तो इसका एक और डायग्राम क्या है ना, ये आर है, एक्सी, सपोज एक्सएल, इन दोनों का रिजल्ट। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, देखो कि रेजिस्टेंस 0 डिग्री चाहता है, एक्ससी यानी कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है वो 90 डिग्री चाहता है, और एक्सएल यानी इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो -90 डिग्री चाहता है। तो सारा मिला जुला के इट इज द नेट इफेक्ट इज व्हाट, द वेक्टर सम of all the three quantities. So the net effect, the net opposition, the vector sum of the individual that is XC, XL and R. तो सबके अपने अपने एंगल वंगल के साथ सेट होके ये फाइनली बनता है, दैट इज XC, XL and R. That is what the story is. ठीक है, तो देख लो ये इसका डायग्राम। इस तरीके से दो डायग्राम तो हम किसी में भी बना रहे थे, डायरेक्ट में बना रहे थे, तो इस तरीके से। अच्छा, इसमें करंट वोल्टेज का क्या होगा, नहीं तो वोल्टेज का तो वही हो गया ऐसे। देखना ऐसे कुछ इस तरह से आई और ई, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ये एक साइकिल का पूरा डायग्राम है, वन कंप्लीट साइकिल। अच्छा, इसमें मैंने ना सारा कुछ इकट्ठे कंप्रेस करके तुमको सारा इंफॉर्मेशन और मेथड जितना भी है, टेक्निक है और वो सब चीजें यहाँ पे आ गया। एक लास्ट पावर का रहता है, वो मैं बताने वाला हूँ, और वो है पावर एवरेज। तो पावर एवरेज क्या होता है, द ERMS IRMS into cos phi, mind you phi is this, तो उसी हिसाब से cos phi निकलेगा। therefore अच्छा, where obviously where cos phi is equal to R by cos phi is equal to H। इसी से आ रहा है, देखो cos phi क्या होगा ना, बेस यानी R बाय हाइपोटेन्यूज यानी क्या होगा Z, है ना, और ये हो जाता है XC माइनस XL। तो ये चीज, तो ये हो गया XC माइनस XL, तो tan phi क्या होगा ना, XC माइनस XL अपॉन R। वो देखो ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला छोटा सा पार्ट, ये जो डॉट दिख रहा है, ये XC माइनस XL इतना सा पार्ट। ठीक है, चेक कर लो cos phi कितना आ गया ना, इन दिस केस इज इक्वल टू R by इसको जरा कॉपी करो। तो हम लोगों ने जो किया वो है अभी जनरल सर्किट हो गया। अब कोई आर वार से कोई मतलब सब कुछ है सब। अब पता है फायदा क्या है कि मान लो अगर हमारे पास
आरसी सर्किट, एसी सर्किट। तो ठीक है, एक काम करो, फॉर्मूला में जहां जहां एल वाला पार्ट है वो गायब कर देना। जैसे सपोज आरएलसी नहीं है, आरसी है, तो एल कहां पे है, एक्सएल, गायब कर दो, यानी tan phi क्या होगा, एक्ससी बाय आर। समझ में आया ना? यस सर। सिमिलरली जैसे मान लो जेड पता करना है, तो जेड क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये चीज ठीक है ना, क्लियर? यस सर। अब मैं जो इसके ऊपर ना लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि ये ना विदाउट क्वेश्चन टॉपिक समझ में नहीं आता है। ये तो मैंने सारा थ्योरी कंप्लीट कर दिया पहले, क्वेश्चन मैं अगले दिन कराऊंगा। अभी मैं जो नेक्स्ट जो थ्योरी पार्ट है वो है एलसी ऑसिलेशन। अभी तक हम लोगों ने जो किया उसमें पता क्या होता है, एक सेल होता है जो वेरिएबल सेल है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एसी सेल। अब कोई सेल नहीं, क्या है फिर, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर। मान लो एक स्विच है और यहाँ पे इनिशियली चार्ज है Q0, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका इंडक्टेंस L है। चार्ज इसका Q0 है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका इंडक्टेंस L है, ये स्विच है। अब मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ इससे, सब तो क्या होगा, जो चार्ज है ना कैपेसिटर के निकलना शुरू हो जाएगा। Therefore, थोड़ी देर बाद लेटर से इसका चार्ज हो जाता है Q, यानी स्टार्टिंग तो Q0 से हुआ, पर जैसे जैसे चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद इसका चार्ज Q हो गया, और लेटर से उस वक्त जो करंट है वो सपोज I। अब मैं किरचॉफ्स लॉ का इक्वेशन लिखता हूँ, कैसे, अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा और ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा ना, ये माइनस है प्लस है, तो कैपेसिटेंस में क्या होता है, अगर माइनस से प्लस जा रहा हो तो प्लस होता है, यानी Q/C। और इंडक्टर के अगर साथ में जाते हो तो करंट के साथ क्या होता है, माइनस L डी आई डी टी, याद है ना? यस सर। L डी आई डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से स्टार्ट किया मान लो और यहाँ पे आ गए 0। अब I क्या है ना, वैसे तो I होता है dq dt, लेकिन इस केस में हम लोग लिखेंगे माइनस dq। रीजन क्या है, रीजन इज दैट कि इस बार जो चार्ज है ना वो डिक्रीजिंग, इसलिए अगर तुम I को लिख दो माइनस dq dt तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया बाहर बाहर, तो dq dt यानी Q/C प्लस L इंटू डी डी टी ऑफ dq dt। क्या एक काम कर, इसको माइनस ही रख, इसको माइनस, इसको माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस को प्लस करें, यानी L इंटू Q बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q/C, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एज इंटू Q डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई एल सी। नाउ यू माइट से ये जो हम लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ना, याद करके देखो, एसएचएम याद है ना, कैसे होता है, isn't this the standard equation of SHM? देखो अच्छे से, यस सर। तो ये भी तो उसी तरीके की इक्वेशन है, देखो। यस सर। अब कंपेयर करो, बस x वहां पे था तो यहाँ पे q है, बस इतना ही है। तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, इसका जो सॉल्यूशन होता है तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, और नहीं तो x इक्वल टू यहाँ पे चार्ज के ऊपर आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू Q0 sin ओमेगा t, और नहीं तो Q0 cos। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात है, कंपेयर करो, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू, यानी क्या हो गया,
ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया 1/LC। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या हो गया ना 2 पाई/2 t का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा ना टाइम पीरियड क्या ना, यानी बेसिकली क्या निकल रहा है ना ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/LC आ ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC। अब क्या है ना LC वो तो 1/T होगा 1/LC। देख लो अच्छे से। नॉट ओनली दैट, इसका ग्राफ भी क्या बनेगा। अब देखो दो सोल्यूशन आ रहा है, या तो ये सोल्यूशन होगा या तो ये सोल्यूशन होगा, कौन सा चूज करो बता सकते हो। यानी हमने कुछ नया कुछ नहीं किया। इस टॉपिक का नाम क्या है ना एलसी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिल्कुल एसएचएम जैसी है। तो अगर इसका चार्ज का एनालिसिस करोगे तो देखना बिल्कुल एसएचएम की तरह ही काम करता है। अभी बताओ कि कौन सा सोल्यूशन लोगे, साइन ओमेगा टी वाला या कॉस ओमेगा टी वाला, कैसे बताओ। बोलो साइन ओमेगा टी चूज करो कॉस ओमेगा टी। So देखो एट t इज इक्वल टू 0 इसका चार्ज कितना है क्यू नॉट। स्टार्टिंग चार्ज तो क्यू नॉट लिया था ना, क्यू नॉट इज द इनिशियल चार्ज उनके पास, उसी में से निकलते निकलते अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्ज आ रहा है क्यू, और वो साइन फंक्शन या तो कॉस फंक्शन है। अब कौन सा चूज किया जाए। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या आ रहा है, इसके हिसाब से क्या आ रहा है और इसके हिसाब से क्या आ रहा है। पहले वाले के हिसाब से t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या होना चाहिए। पहले वाले इक्वेशन के हिसाब से अगर t 0 पुट करते हो तो स्मॉल q यानी चार्ज का वैल्यू कितना आना चाहिए। जीरो 0 आना चाहिए, पर क्या 0 है। नो सर। क्या है क्यू नॉट है। यस सर। ओके अगला वाला इक्वेशन ट्राई करो। सो उसमें क्यों नॉट आएगा। उसमें आ रहा है, यानी अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, तो फाइनली ये हो रहा है ठीक है। यानी क्योंकि इसको लिख के मैं काट देता हूँ और ये एक्सेप्ट कर t 0 पे मिसमैच हो रहा है ना। तो दिस इज द मिसमैच एट t इज इक्वल टू 0। और फाइनली फिर क्या होगा ना q इज इक्वल टू q नॉट फाइनली स्मॉल q इज इक्वल टू q नॉट cos ओमेगा t। तो कैसे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो cos ओमेगा t, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा 0, और ये सारा t/4 2t/4 ये तो बहुत बार ड्रॉ कर चुका है, ये हो गया cos फंक्शन। और जो करंट है, करंट क्या होगा ना माइनस dq dt है ना। तो Yes. r इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq dt। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो q नॉट ओमेगा बाहर आएगा और sin ओमेगा t हो जाएगा है ना, और माइनस माइनस वो सब खत्म हो जाएगा, then इक्वल टू q नॉट ओमेगा इनटू sin। तो यहाँ पे एक और प्लॉट कर दूंगा मैं, यहाँ पे q नॉट और यहाँ पे भी ऐसे ही।
क्योंकि ये साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, तो therefore इसका बन गया ऐसे। तो मैं इसको ना ब्लू में ड्रॉ करता हूँ। ब्लू वाला करंट का डायग्राम है और ब्लैक वाला इसका डायग्राम, ठीक है। अच्छा अब देखो इससे एक एनर्जी का भी पैटर्न आएगा, अब वो देखो कैसे। अब देखो किसी भी वक्त दो चीजें आए हैं, एक है करंट का, ये देखो ये करंट का है और ये चार्ज का। तो जो एनर्जी है वो क्या होगा, तो एनर्जी at any time t is equal to energy of the capacitor plus energy of the inductor। तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, q square by 2c, यानी q square by 2c। और इंडक्टर का क्या होता है, हाफ l i स्क्वायर। इंडक्टर होता है हाफ l i स्क्वायर। तो कितना आ रहा है q स्क्वायर, तो q तो ये आ गया q नॉट cos ओमेगा t होल स्क्वायर by 2c प्लस हाफ l i स्क्वायर। तो i तो ये है q नॉट ओमेगा sin ओमेगा t, तो q नॉट ओमेगा sin ओमेगा t का होल स्क्वायर। q नॉट स्क्वायर बाय 2c कॉमन ले, क्या आएगा cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस, देखो c कॉमन है तो उधर lc हो गया, यानी lc इन ओमेगा स्क्वायर इनटू, देखिए ओमेगा क्या होता है 1/1/lc, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 1/lc, ये तो 1/lc होगा। तो lc और 1/lc तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कितना बच जाएगा इक्वल टू q नॉट स्क्वायर बाय 2c इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t। समझ आया ना कैसे ये इक्वल टू कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। यस सर। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो 1/lc है और ऊपर lc है और एक 1/lc, तो lc से कैंसिल होकर क्या बच गया cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा, वो तो 1 होता है, यानी दिस विल बी इक्वल टू नॉट स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, चेक करो। अब देखो isn't it the equal to the initial energy of the capacitor, यस सर। और ये क्या है, ये है एनर्जी एट एनी टाइम t। तो वो एनर्जी दोनों में होगा, थोड़ा कैपेसिटर में होगा थोड़ा इंडक्टर में होगा, तो कैपेसिटर वाला ये इंडक्टर वाला ये ऐड करके देखता हूं तो वही आ रहा है टोटल एनर्जी जितना की इनिशियली एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो दिस इज नथिंग बट द इनिशियल एनर्जी stored in the capacitor। इससे क्या पता चल रहा है, that the energy is conserved, एनर्जी कंजर्व हो रहा है। therefore LC oscillations ideal क्या होगा ना, एनर्जी
अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन क्या है कि ये वाला सिचुएशन समझ लो, सब कुछ यही है, कोई अलग कुछ नहीं। In one cycle 0 to t, where is the energy of capacitor equal to that of एक साइकिल में, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक साइकिल में कब कैपेसिटर का एनर्जी और इंडक्टर का एनर्जी बराबर होगा, ठीक है, चलो गो अहेड। बोलो 4 पे हाँ क्या बोल रहा, सर 45 डिग्री पाई बाय 4 पे। हाँ वो तो एंगल हो गया ना, तुमको तो टाइम निकालना है ना, तो वो देखना पड़ेगा। तो देखो पहले तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या है, ये इंडक्टर की एनर्जी है, दोनों को बराबर कर देते हैं। यस तो सर। कैसे करेंगे, therefore q naught square cos square omega t by 2c should be equal to half L into q naught square omega square sin square omega t। तो चलो q naught square इसका तो कैंसिल हो गया, c और l तो ले जाऊंगा तो l c omega square सब खत्म हो गया। तो therefore you have sin square omega t by the half भी cancel हो गया, sin square omega t by cos omega t is equal to 1, यानी tan omega t is equal to plus minus 1, यानी tan omega t जहां जहां प्लस या 1 या -1 होगा वहां हमें देखना पड़ेगा। तो therefore omega into t is equal to कहां होगा, pi by 4 पे होगा फर्स्ट Yes. क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 3 pi by 4, यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा 5 pi by 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 7 5। ओमेगा बाय द वे क्या होता है ना 2 pi by capital T into small t is equal to pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4, यानी small t is equal to क्या आ रहा है ना, pi by कैंसिल हो गया, t by 8, t by 8, 5t by 8 and ये सारे टाइप हो गए। एक पूरे साइकिल का पूछा, ध्यान रखो। यस सर। पहली बार देखो तो क्या हो रहा है t by 8, फिर 3t by 5, वो तो पूरा सीक्वेंस देखना पड़ता है, नहीं हमें चेक करना पड़ेगा चारों क्वाड्रेंट में कहां कहां, एक साइकिल का मतलब होता है पूरा वन क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में जहां जहां सारी वैल्यूज हमें चेक करके फाइंड आउट करना है ना। यस सर। चलो अब एक काम करो, मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर, हल्का सा चेंज, ज्यादा नहीं। तो मैं कहता हूं कि इसमें 3 टाइम्स करो, तो व्हेन इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 3 टाइम्स एनर्जी इंडक्टर, कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी के 3 टाइम्स करो। तो हर जगह थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। यस सर। तो देखो कहां कहां क्या चेंजेस होंगे। सर 1/3 नहीं होगा? ये कैपेसिटर का एनर्जी 3 टाइम्स इंडक्टर, तो कैपेसिटर का एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंडक्टर। अच्छा वो टाइम्स का हां 1/3, ये 1/√3।
तो पहले तो फर्स्ट कॉर्ड में 1/√3 मतलब कितना हो जाएगा? So 30 degree. हाँ, तो उसको हम क्या लिखेंगे? π/6. 5/6. Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्या होगा? 150 डिग्री. Yes, sir. 180 minus 30 यानी 5/6. फिर 180 plus 30 Yes, sir. 2. 7/6. और एक 360 minus 30 यानी 11/6. है ना? Yes. 5/6, 5/6, 7/6, अब t कितना आ गया ना, t से कर लो तो पाई कैंसिल, तो यानी t/12, 5t/12, 7 times t/12, And t/12. 11 times t/12. ठीक है, देख लो. ठीक है, तो चेक कर लो, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, अभी पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो थोड़ा सा रहता है, प्लस जो हमने अभी आरएलसी सर्किट वगैरह किया है उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके वो एक्चुअली तो क्वेश्चन मेनली आता है फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, ये सब चीजें. ठीक है ना? और चलो कोई नहीं, अब एक एक करके धीरे धीरे आइडिया करेंगे. इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो है एक तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ एसी, क्यू फैक्टर, और है ट्रांसफार्मर, और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हमने आरएलसी आज सर्किट वगैरह किया है उसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे. ठीक है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं. एक बार ना ये जो लास्ट के क्वेश्चन किया ना, जो एलसी ऑसिलेशन में जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, समझ लीजिए यही आएगा. ठीक है ना? Okay. कहा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी बता दो एंड ऑल, वो तो फॉर्मूला है, वो तो बहुत ही आसान है. टाइम पीरियड वगैरह दिया था ना यहाँ पे, तो मिटा दिया मैंने. एक तो Yes. टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह, ऐसा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन. और नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि एनर्जी बताओ कब किसका होता है, हाफ कब होता है, 1/4 कब होगा, 1/3 कब होगा, 3 टाइम्स कब होगा. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. फिर हैव अ गुड डे, बाय. Thank you, sir.